आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे 12वीं कक्षा में जो प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछे जाने वाले जो कुछ क्वेश्चंस है उसके हम लोग आज जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक संकरण क्रॉस तथा द्विसंकरण क्रॉस का जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या मान होता है ना। दूसरा जो है हम लोग का सवाल रहेगा वो है लाइफ स्पैन यानी जीवन काल क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगला सवाल जो है वो हम लोगों का है लैंगिक प्रजनन के जो है घटनाक्रम यानी चरणों का जो है बारे में लिखना है। और दूसरा सवाल जो है वो है परागन क्या है और इनके विभिन्न माध्यमों का क्या करें उल्लेख करें। तो हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों का पहला सवाल है कि जो है एक संकरण क्रॉस तथा द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान बताएं। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल सर, जिसे हम लोग आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया गया था। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। और जो क्या दाल वाले पौधे हैं जिसे हम लोग फवेसी के अंतर्गत रखते हैं या लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत रखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव करके उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट करे, प्रयोग किया और उन्होंने इस दुनिया को बताया कि किस प्रकार से जो है संताने में जो गुण होते हैं वह माँ बाप से इनहेरिट होते हैं यानी वंशागत होते हैं। तो उन्होंने जो है मटर के पौधों में 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना और उन पर अपना अध्ययन किया। उन्होंने जो है एक गुण को लेकर के भी अध्ययन किया था और 2 गुण को लेकर के भी अध्ययन किया था, है ना। यानी क्रॉस इज मेड टू ए सिंगल कंट्रास्टिंग सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स एट ए टाइम। जब उन्होंने एक गुण को लेकर के अध्ययन करा ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक संकरण क्रॉस कहेंगे या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और जब 2 गुणों को लेकर के उन्होंने अध्ययन करा था तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि जो एक संकरण क्रॉस में जो फिनोटाइप के जो मान थे ना, फिनोटाइप किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, वो बाहरी आकार पर कैसे दिखलाई पड़ते हैं। तो फिनोटाइप का मान जो है वो 3:1 होता है। याद रखने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव में जो है ये बहुत बार पूछा भी गया है। फिनोटाइप का जो मान होता है एक संकरण क्रॉस का कितना होता है, 3:1 होता है। और जीनोटाइप का मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, उसी तरह से जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का जो मान होता है वो होता है फिनोटिपिक रेशियो में 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:2:4 1:2:1। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 122 41 21 21। ठीक है, तो यहाँ पर 122 41 21 21 इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप का मान होता है 3:1 होता है और जीनोटाइप का मान क्या होता है, 1:2:1 होता है। उसी तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस यानी जीनोटिपिक जो रेशियो होते हैं और फिनोटिपिक जो रेशियो होते हैं किसके भाई, तो द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप का मान क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। उसी तरह से जो जीनोटाइप का मान क्या होता है द्विसंकरण क्रॉस का, 122 41 21 21। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है लाइफ स्पैन क्या है या किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। कि लाइफ स्पैन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा आता है। तो जीवन काल जो होता है किसी भी जीवधारी का वह समय अंतराल होता है जो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। तो उसे जो समय अंतराल है, वो जो टाइम पीरियड है, कोई भी जीवधारी जो है वह इतना दिन तक जिया है ना, तो उसे उस जीवधारी का क्या कहते हैं हम लोग, जीवन काल कहते हैं। और यह किसी शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं जीवन काल यानी लाइफ स्पैन की क्या परिभाषा हो गई। तो किसी भी जीवधारी का जीवन काल उस जीवधारी का वह समय अंतराल होता है जो उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है। तो उसे हम लोग उस जीवधारी का क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। और यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवन काल कहेंगे। जैसे कि हाथी की उम्र जो होती है वह 65 वर्ष होती है, लेकिन आपके जो है तोता 140 वर्ष जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कोरिलेशन नहीं है बॉडी साइज का। तो याद रखना है किसी भी जीवधारी का लाइफ स्पैन जो होता है वह जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर
नहीं करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लैंगिक जनन के चरणों के नाम बताएं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स है ना, जिसमें हम लोगों को याद रखने कि इसमें 3 चरण होते हैं। पहला जो है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज है, यानी पूर्व निषेचन की अवस्था है, फेजेज है। दूसरा है निषेचन का अवस्था है, और उसके बाद है पश्च निषेचन, यानी प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेज है, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज है। प्री फर्टिलाइजेशन में आपके 2 इवेंट शामिल हैं, यानी पूर्व निषेचन की अवस्था में 2 अभिक्रिया यानी कि 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें पहला जो आता है हम लोगों का, वो आता है युग्मक जनन, यानी युग्मक का बनना। युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और उसके बाद क्या होना, युग्मक का स्थानांतरण होना है, ट्रांसफर्स ऑफ गैमेट्स होने हैं, जिसमें से कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स को हम लोग पौधों की भाषा में क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, और जंतुओं की भाषा में हम लोग इसको इनसेमिनेशंस कहते हैं, यानी शुक्रसेचन कहते हैं। अगर हम लोग और डिटेल से करें तो पुष्प का जो नर प्रजनन अंग होता है, यानी कि आपका एंड्रोइशियम्स, उनकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन कहते हैं। उस पर जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग एंथर कहते हैं, और इसी में बनते हैं परागकण। तो परागकण जो है परागकोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ना हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं, परागन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्पी पौधों में क्या होता है, स्थानांतरण होता है युग्मकों का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गण बोलते हैं। परागकण का स्थानांतरण परागन कहलाता है। लेकिन जंतुओं के कंडीशंस में क्या होता है, मेल स्पर्म्स जो है फीमेल शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, शुक्रसेचन। द ट्रांसफर्स ऑफ गैमेट्स और विद स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन, यानी शुक्रसेचन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में 2 बातें हुई। एक हो गया युग्मक जनन आपका, दूसरा क्या हो गया, युग्मक का स्थानांतरण, यानी युग्मक क्या होते हैं, ट्रांसफरेशंस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। दूसरा जो है वो है निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की क्या परिभाषा होती है, नर और मादा युग्मक के मिलान को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं, मिलान कहता है, यानी फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज बनते हैं, जिसे हम लोग जाइगोटिक सेल्स कहते हैं। और यही जाइगोटिक सेल्स कैसा होता है, 2n होता है ना, होते हैं डैप्लॉइड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 युग्मक आपस में मिलकर के जो है जाइगोटिक सेल्स बनाते हैं, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। ठीक है। अब जब युग्मनज बन गया तो क्या होता है, युग्मनज यहाँ पर कैसे बनते हैं, फ्यूजन से बनते हैं। तो ये कैसे मिलते हैं, इनसाइड बॉडी मिलता है कि आउटसाइड भी मिलता है। अगर शरीर के अंदर मिलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर आउटसाइड फ्यूजन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि पश्च निषेचन की। निषेचन के बाद का क्या होता है, निषेचन के बाद आपके जाइगोटिक सेल्स बनते हैं। और यही जाइगोटिक सेल्स जो होता है किसी भी जीवधारी का जो है एक ऐसा स्टेज होता है जिसके बाद एक नए जीवों की उत्पत्ति होनी है, एक नए जीवों का विकास होना है। तो यहाँ पर जो है जाइगोटिक सेल्स को हम लोग क्या बोले, फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशन से बोले। यानी कि जाइगोटिक सेल्स जो होता है वह निषेचन के परिणाम स्वरूप बने द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती हैं। और इसी में क्या होता है, ऐसा गुण होता है जो एक नए जीवों को जन्म दे सकता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होना है, विभाजन और बंटवारे के बाद, यानी कि डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद यही युग्मनज जो है क्या करेंगे, भ्रूण बनाएंगे। और भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो किससे बनता है, जाइगोट से बनता है। कैसे बनता है, तो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन से बनता है। और हम लोगों को याद रखने हैं, डिवीजन से क्या होता है, कोशिकाओं के नंबर यानी संख्या में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, संख्या में बढ़ते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन से क्या होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, लेवल ऑफ डिवीजन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, युग्मक जनन, यानी कि जो है आपके युग्मक जनन, यानी युग्मक का बनना युग्मक जनन, भ्रूण का बनना क्या है, भ्रूणोद्भव। तो भ्रूण कैसे बनता है, जाइगोटिक सेल से न बनते हैं, युग्मनज से न बनते हैं। तो भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रूणोद्भव बोलेंगे। तो कैसे बनता है, तो युग्मनज से न बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या होगा, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोटिक सेल, दैट इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस, है ना। और यह कैसे, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन से हो रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका परागन क्या है, परागन की परिभाषा दें और इनके विभिन्न माध्यमों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से आप क्या समझते हैं, और इनके विभिन्न माध्यमों का जो है वर्णन करना है कि हवा के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, इंसेक्ट के द्वारा होगा तो, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक की बात हो की जा रही है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग परागन को कैसे परिभाषित करेंगे, तो परागन क्या है, एक प्रकार का स्थानांतरण है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पुष्प से जो है, और पुष्प के किस भाग से, नर प्रजनन अंग वाले हिस्से से, तो परागकोश से परागकण जो है निकलता है और वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। तो इसी स्थानांतरण को हम लोगों ने क्या नाम दिया, परागन नाम दिया। क्या नाम दिया, परागन। यानी परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, स्थानांतरण का जो प्रक्रम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन कहते हैं। और यह विभिन्न माध्यमों के द्वारा होता है। अगर हम लोग इसे अंग्रेजी में परिभाषित करें कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू सुटेबल स्टिग्मा, जो आपके क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शंस है, अगर वहां तक पहुंचेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परागन की प्रक्रिया बोलेंगे ना, पॉलिनेशंस बोलेंगे ना। और यही जो स्थानांतरण हो रहा है या किसी अन्य फैक्टर्स के थ्रू होता है, किसी एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम भी बोल सकते हैं ना। तो परागन जो है विभिन्न माध्यमों के थ्रू होता है। तो यहाँ पर अलग अलग माध्यम जो है हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर अगर हवा के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वायु परागन बोलेंगे ना। और इसे क्या बोलेंगे, एनिमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। अगर परागन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली बोलेंगे। अगर कीट के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली बोलेंगे। अगर पक्षी के द्वारा परागन की प्रक्रिया होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे। अगर चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेप्टेरोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैरेप्टेरोफिली बोलेंगे। अगर घोंघा के द्वारा होगा ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली। क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक संकरण क्रॉस तथा द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप का मान। एक संकरण क्रॉस का फिनोटाइप का मान कितना होता है, 3:1 होता है। जीनोटाइप का मान कितना होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है। फिर जो है द्विसंकरण क्रॉस का फिनोटाइप का मान क्या, 9:3:3:1। और आपके डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप कितना होता है, 122, 41, 21, 21। फिर दूसरा सवाल जो था वह है जीवन काल क्या है, या किन किन बात पर निर्भर करता है। तो जीवन काल क्या है, किसी भी जीवधारी का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, उस जीवधारी का जीवन काल कहते हैं। और यह शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सवाल था वो है लैंगिक प्रजनन के चरणों को लिखा है। तो 3 चरण है आपके, पूर्व निषेचन है यानी प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, फर्टिलाइजेशंस हैं, और उसके बाद क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। तो पूर्व निषेचन में 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक युग्मक जनन होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। दूसरे इवेंट्स की बात करें तो निषेचन यहाँ पर 2 प्रकार के हो गए, एक होता है बाह्य निषेचन, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। ठीक। अब तीसरा जो है वो पश्च निषेचन। इसमें क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है और भ्रूण बनते हैं, जिसे हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। परागन की बात करी जाए तो पुष्प में से जो है आपके परागकण बनते हैं, और परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परागन बोलेंगे ना। तो यहाँ पर जो है कहाँ पहुंचने की प्रक्रिया को, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन कहते हैं। और यह विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे कि अगर वायु के द्वारा होगा तो एनिमोफिली बोलेंगे, अगर जल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली बोलेंगे, अगर कीट के द्वारा होगा तो एंटोमोफिली बोलेंगे, अगर पक्षी के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली बोलेंगे, अगर चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसे कैरेप्टेरो, और यहाँ पर जो है घोंघा के द्वारा होगा तो मेलेकोफिली बोलेंगे। सवाल है हम लोगों का कि किन्हीं 4 यौन संचारित रोगों के नाम बताएं। राइट द 4 सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। इसमें पहला हम लोग का है एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और ट्राइचोमोनासिस। ठीक है। ये ऐसे रोग हैं जो यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ठीक है। यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाते हैं। और याद रखने हैं एड्स, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स, यानी लक्षणों का समूह होता है। दूसरा सवाल है कि डीएनए प्रतिकृति के लिए किन्हीं आवश्यक जो है 2 एंजाइम्स के नाम बताएं। तो 2 एंजाइम्स के नाम में हम लोग को याद रखने हैं डीएनए लाइगेज और दूसरा है डीएनए हेलिगेज। ये ऐसे 2 एंजाइम्स हैं जो डीएनए रिप्लिकेशंस के समय क्या होते हैं, काम में आते हैं। उसके बाद तीसरा है कि धान तथा गेहूं के उन्नत किस्मों के नाम बताएं। धान यानी पेड्डी का जो उन्नत किस्म है, इसमें याद रखने हैं प्रभात, जिसे हम लोग MTU 3626 के नाम से भी जानते हैं, और
जया तथा रत्ना, ठीक है, रत्ना, ये जया तथा रत्ना जो है ये वैरायटीज जो है ये उन्नत धान की किस्में हैं। और गेहूं की अगर बात करी जाए तो करण वंदना DBW 187 के नाम से जानते हैं, और कल्याण सोना या सोनालिका जो है ये सब के सब जो हैं गेहूं की उन्नत किस्मों में रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है जैव आवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। बहुत बार पूछा भी गया है हम लोगों के 12वीं कक्षा में कि जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखने हैं कि जैव आवर्धन जो होता है खाद्य श्रृंखलाओं में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायनों की वृद्धि का जो होना है ना, वही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। या इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जीवित जीवों में कुछ रसायन के अकार्बनिक निर्जीव या वातावरण में होने वाली सांद्रता से अधिक सांद्रता क्या हो जाती है, जमावट होने की जो प्रक्रिया है ना, या जमा होने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोगों ने क्या कहा, जैव आवर्धन का नाम दिया, ठीक है। अगला जो है कैंसर के 2 लक्षण बताएं, यानी कैंसर जो होता है उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो याद रखने, खांसी के साथ या बलगम के साथ क्या होता है, खून का आना या जो है चेस्ट में जो है दर्द जैसी समस्या का उत्पन्न होना जो है ये कैंसर के जो है लक्षण है। पेशाब के साथ जो है खून आना या जो बिना दर्द के जो है अगर आ रहा है तो जो है कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और अगर आप क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक जो है तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, खैनी, पान, गुटखा, सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खाने जैसी समस्या अगर आ रही है तो इस तरह से जो है हम लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स याद रखने हैं। और यहाँ पर जो है हेलिगेज और लाइगेज एंजाइम्स जो डीएनए के प्रतिलिपिकरण में जो है ये मददगार होते हैं। आपके 4 एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और ट्राइचोमोनासिस ये सब के सब क्या हैं, एसटीडी हैं। और धान और गेहूं के उन्नत किस्में और जैव आवर्धन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। जैव आवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखलाओं में होने वाले दूषित पदार्थों या जहरीले रसायन की वृद्धि का होना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। या इसका दूसरा जो परिभाषा है, जीवित जीवों में कुछ रसायनों के अकार्बनिक निर्जीव वातावरण में होने वाली सांद्रता से अधिक सांद्रता जमा होने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। फिर से हम लोग हाजिर हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग 12वीं कक्षा के जो है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर से हम लोग जो है कुछ प्रश्नों के हल करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोगों का पहला सवाल है वो है रिकैपिचुलेशन थ्योरी, यानी पुनरावृत्ति के क्या सिद्धांत है या पुनरावृत्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग को जानने हैं कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है। हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो जीव जहाँ से आए हैं, है ना, कि जिस जीवों की उत्पत्ति जिस जीवों से हुई है ना, यानी कि उनके पूर्वज होंगे, है ना, तो वो जो जहाँ से आए हैं ना, तो वो अपने गुणों को क्या करते हैं, अपने भ्रूणीय अवस्था में दोहराते हैं। तो जो जीवों की उत्पत्ति जिन जीवों से हुई है ना, तो उन जीवों का जो गुण होता है, यानी अपने पूर्वजों का गुण जो है वह अपने भ्रूणीय अवस्था में क्या करता है, दोहराता है, यानी रिपीटेशंस करता है। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। और ये पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत था वो अंश जो है हैकेल सर ने दिया था, कि जो कब दिया था, तो 1886 ईस्वी में दिया था। पुनरावृत्ति सिद्धांत को जो है ना हम लोग बायोजेनेटिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत यानी रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोजेनेटिक थ्योरी कहते हैं। प्रत्येक जीव जो होते हैं अपने भ्रूण के विकास में अपनी प्रजातियों के विकास के इतिहास को क्या करता है, दोहराता है, यानी अपने पूर्वजों के गुणों का क्या करता है, रिपीटेशंस करता है। तो इस रिपीटेशंस का जो है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी दोहराने वाला गुण है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कह देंगे, इसको पुनरावृत्ति का सिद्धांत कह देंगे। दूसरा जो सवाल है वो है समजात तथा असमजात अंग क्या है, उदाहरण दें। देखिए समजात, सम न होता है बराबर, तो क्या बराबर, तो यहाँ पर याद रखने हैं बराबर होगा उत्पत्ति और संरचना।
तो यहाँ पर बराबर अगर उत्पत्ति संरचना है तो क्या भिन्न है, तो कार्य भिन्न है। तो समजात अंग की जो परिभाषा होगी ना, तो समजात अंग को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे अंग जो है ना क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पर देखिए समजात अंग जो है ना, उत्पत्ति और संरचना क्या होगा, इसका सिमिलर होगा, लेकिन कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे दो अंग जो है क्या कहलाएंगे, आपस में समजात अंग कहलाएंगे, यानी क्या कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन। क्या कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन कहलाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, उत्पत्ति और संरचना दोनों समान होंगे, लेकिन कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे संरचना जो है, ऐसे अंग एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समजात अंग कहलाएंगे। जैसे कि घोड़ा है, पक्षी है, और मनुष्य का जो है ना 4 लिम्स है, यानी कि जैसे हम लोग जो है अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, काम करने में करते हैं ना, पढ़ने में कर रहे हैं, अभी लिखने में कर रहे हैं। यहाँ पर घोड़ा जो है अपने पैर का इस्तेमाल किसे कर रहा है, अग्रपाद का, वो चलने में कर रहा है। और आपके पक्षी जो है उसके पैर का इस्तेमाल जो है ना, यानी कि जो अग्रपाद है, 4 लिम्स है, उसका इस्तेमाल किस में कर रहा है, उड़ने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, आपके 4 लिम्स है, यानी कि जो हम लोगों का अग्रपाद है, ये 2 प्रकार के बोन से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ का जो है ये है ह्यूमरस, और यहाँ जो है रेडियो अल्ना। ह्यूमरस रेडियो अल्ना से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरली सबके सब समान है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल, अपने हाथ का इस्तेमाल जो है, अग्रपाद का इस्तेमाल क्या कर रहा है, चलने में कर रहा है। ये भाई साहब उड़ने में कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अपना जो है लिखने में, किसी कार्य को संपादित करने में कर रहे हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या बोलेंगे, समजात बोलेंगे। और देखिए ओरिजिन एक है ना, काम अलग अलग है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बहुत बार पूछा भी गया है कि समजात अंग जो है ना, यह किस प्रकार का जो है विकास दर्शाता है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग असमजात अंग देखते हैं। ठीक है, तो असमजात अंग कहाँ बोलेंगे, असमजात अंग के कंडीशंस में क्या होगा, ये उत्पत्ति और संरचना क्या होगा, दोनों असमान होगा। क्या होगा, उत्पत्ति और संरचना दोनों असमान होंगे, लेकिन कार्य क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस कंडीशंस में दोनों अंग क्या कहलाएंगे, असमजात कहलाएंगे, यानी कि एना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एनालोगस ऑर्गन। क्या कहलाएंगे, एनालोगस ऑर्गन, यानी वैसे दो अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना क्या होंगी, असमान होगी, यानी डिसिमिलर होंगी, लेकिन कार्य क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या बोलेंगे, असमजात अंग बोलेंगे। जैसे कि कीट, पक्षी और चमगादड़, इन सब का जो ओरिजिनेशन होता है, जो विंजज होते हैं, ये सब के सब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, उत्पत्ति और संरचनात्मक रूप से असमान होते हैं, लेकिन ये सभी अपने पंखों का इस्तेमाल क्या करते हैं, उड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो गए, असमजात हो गए। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट ना बोल करके बोलेंगे कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ उत्पत्ति और संरचना क्या है, असमान है। डाइवर्जेंट किस कंडीशन में बोलेंगे, उत्पत्ति संरचना जब समान होगा तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। और अगर उत्पत्ति संरचना क्या होगा, असमान होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। कार्य क्या है, समान है, तो कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका प्रकार बताना है। यानी कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप। जैव विविधता क्या है, तो हम लोगों के आसपास जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो है अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता, जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है जेनेटिक, स्पीशीज और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के क्या रहते हैं, पेड़ पौधे और जंतु रहते हैं, कि जातियां जो है उपस्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जिसमें 3 प्रकार हैं, पहला है जेनेटिक, दूसरा है स्पीशीज, और उसके बाद क्या है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है वो है बहुभ्रूणता, यानी कि पॉलीइम्ब्रायोनिक कंडीशंस क्या है।
बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? तो एक निषेचित अंडे से जो है ना 2 या 2 से अधिक भ्रूण का विकास होने की ही जो घटना है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह मुख्य रूप से जो है अनावृतीय पौधों में यह सामान्य रूप से पाया जाता है। और इसका जो खोज करा गया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था सबसे पहले, कब जी? 1719 ईस्वी में। और किस में देखा था? तो संतरे में देखा था, बीजों में उन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। उसके बाद बात आती है भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष बहुत बार पूछा भी गया है। एंडोस्पर्म से आप क्या समझते हैं? तो एंडोस्पर्म जो होता है ना, ये क्या है? पोषक तत्व है ना। और एक प्रकार का क्या है? टिश्यूज है जो विकासशील भ्रूण को पोषण देता है, जो क्या करता है? जो डेवलपमेंट जो है ना एम्ब्रायो, उसको क्या कर देता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और आगे जो है भ्रूणपोष के घटक कोशिकाओं के नाम बताएं, है ना। एंडोस्पर्म्स में जो है कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें अंडे हैं जो हैप्लॉइड्स हैं, द्विगुणित आपके जो है द्वितीयक केंद्रक हैं, सहायक कोशिका है हैप्लॉइड्स है यहाँ पर, और एंटीपोडल सेल्स ये भी आपके हैप्लॉइड्स हैं। तो ये सारे के सारे जो है प्रश्न, जैसे कि आपके जो है पुनरावृत्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, और जो है आपका जो है समजात और समजात अंग से आप क्या समझते हैं, आपका जो है जैव विविधता से आपका क्या तात्पर्य है, और ये बहुभ्रूणता क्या है, भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं, और भ्रूणपोष के घटक कोशिकाओं के नाम बताइए। कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, और उसमें हम लोग जानेंगे कुछ प्रश्न के जो है उत्तर, है ना। तो पहला सवाल जो हम लोगों का है, अम्लीय वर्षा क्या है, यानी कि एसिडिक रेन से आप क्या समझते हैं। तो एसिडिक रेन जो होता है यानी कि अम्लीय वर्षा जो होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल से अगर क्या होता है, कम 7 से जो अगर कम हम लोग बढ़ते हैं तो यह अम्लीयता जो है क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जैसे 7 से हम लोग अपर साइड पड़ जाएं तो 7, 8, 9, तो इससे क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती जाती है, और 7 जो होता है उदासीन होता है। तो यहाँ पर जो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 होता है, और ये जो है किस कारण से, तो SO2 और NO2 की वजह से जो है हम लोगों के वर्षा जल जो है वो क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो जैविक खाद के उपयोग से होने वाले लाभ बताएं, यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, जैविक खाद डालते हैं तो इससे जो है हम लोगों को क्या क्या लाभ पहुंचते हैं। तो इसमें पहला है मिट्टी की भौतिक तथा रासायनिक स्थिति में सुधार होता है, उर्वरक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, साथ साथ कम मृदा अपरदन होता है, मृदा तापमान और नमी में नमी जो है वो क्या रहती है, बनी हुई रहती है। अगला सवाल है कि स्मोक का निर्माण कैसे होता है। तो स्मोक का निर्माण जो होता है वह धुएं और कुहासे से होता है, यानी कि स्मोक और फॉग बराबर होता है स्मोक, ठीक है। अगला है पोमेटो। पोमेटो क्या है, पोमेटो जो होता है वह एक प्रकार का जो है ग्राफ्टेड प्लांट्स है, यानी कि 2 पौधे को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, पोमेटोज बनाते हैं, जिसमें से आपका जो है पोटैटो और क्या है, टोमेटो, यानी कि पोमेटो जो है बराबर हम लोग लिख सकते हैं टोमेटो प्लस पोटैटो, ये क्या है, दोनों के ग्राफ्टेड कंबाइंड प्लांट्स। प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड एक प्रकार का जो है स्मॉल यानी कि छोटे, सर्कुलर यानी गोलाकार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है किसने दिया था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में दिया, ठीक है। अपरा क्या है, यानी कि प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा जो होता है वह माँ और बच्चे के बीच लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव हैं, जैसे कि हायर एनिमल्स में मनुष्य हो गए, गाय हो गए, बकरियां हो गई, इन सबों में क्या होता है, जो उनके बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो अपने जो है माँ के गर्भ से जुड़े हुए रहते हैं। एक डोरी जैसे संरचना यानी कि लिंक रहता है, एक संयोजी रहता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, आपके जो है मदर टू बेबी कनेक्ट रहते हैं, और साथ साथ न्यूट्रिशंस होता है, एक्सरीजन्स होता है, साथ साथ गैसियस एक्सचेंजेस की जो है प्रक्रिया इन्हीं अपरा के द्वारा संपादित होती है। अगला सवाल है रेड डाटा बुक क्या है, यानी कि एक ऐसी किताब है जिसमें जो है विलुप्त हो गए, विलुप्त जो है होने वाले कंगार पर और संकट ग्रस्त प्रजाति को जो है उसमें क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है, यानी डाटा रखा जाता है। तो वैसे किताब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो एक ऐसी किताब जिसमें हम लोग विलुप्त हो रहे हैं, जिसकी संख्या कम है, और जो है विलुप्त होने के कगार पर अगर जीव हैं तो उन सारे का डाटा हम लोग जो है रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखते हैं।
रक्त के कार्यों को लिखें। तो यहाँ पर जो है रक्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, पोषण को जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान करता है, साथ साथ हार्मोन्स को जो है एक जगह से दूसरे जगह लेता है। यानी कि सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं यह आपस में जो है एक दूसरे सेल्स को क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। केंद्रीय हठधर्मिता क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो केंद्रीय हठधर्मिता क्या है, इसका जो प्रतिपादन जो था फ्रांसिस क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में किया था। और केंद्रीय हठधर्मिता की कहानी ये है कि जब क्या होता है, आनुवांशिक सूचना का प्रवाह जो होता है, यानी फॉलो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, यानी कि जो आनुवांशिक सूचना का जो प्रवाह होता है डीएनए से एमआरएनए में होता है, यानी मैसेंजर आरएनए में होता है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में होता है। तो ये जो आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की जो प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय हठधर्मिता कहते हैं। और डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रूपन कहलाता है। और प्रतिरूपण जो डीएनए में होता है वह अर्ध संरक्षी होता है। फिर डीएनए से जो है एमआरएनए में जो सूचना जाता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, और यह क्या होता है, रिवर्सेबल होता है ना। और उसके बाद एमआरएनए में जो सूचना आ गई वह क्या होता है, प्रोटीन्स में जाता है, और पुनः जो है यह इरिवर्सेबल नहीं होता है। याद रखने हैं, ट्रांसलेशन जो है वह प्रोटीन बनने की कहानी है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवादन भी कहते हैं। अगला जो है वो है जैव चोरी, यानी बायोपिरेसी से आप क्या समझते हैं? तो बायोपिरेसी जो है एक प्रकार का क्या है, जैविक संसाधनों का जो है, जो किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बिना पूर्व सूचना के करना है, जैविक चोरी कहलाता है ना, जैव चोरी कहलाता है। या इसको हम लोग इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी राष्ट्र के व्यक्ति या समूह के या संस्था के द्वारा दूसरे राष्ट्र के जैविक संसाधनों एवं उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान का बिना उस राष्ट्र की अनुमति सहमति के दोहन करने को हम लोग क्या कहते हैं, बायोपिरेसी कहते हैं, यानी जैव चोरी कहते हैं। तो चोरी क्या है, किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बिना पूर्व सूचना के करना जैव चोरी कहलाता है। या हम लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी राष्ट्र के व्यक्तिगत या समूह या संस्था के द्वारा दूसरे राष्ट्र के जैविक संसाधनों एवं इससे संबंधित परंपरागत ज्ञान का बिना उस राष्ट्र की अनुमति सहमति के दोहन करने को हम लोग क्या कहते हैं, जैव चोरी यानी बायोपिरेसी कहते हैं। अगला सवाल है कि 4 शर्करा उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताएं। आंसर में हम लोग लिखेंगे चुकंदर है, गन्ना है, गाजर है, और चीनी मेपल जो है, ये सारे के सारे जो है शर्करा उत्पन्न होता है। अगला है समापन कूट, स्टॉप कोडॉन तथा प्रारंभक कूट से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर जो समापन कूट है, यहाँ जो है आपका समापन कोडॉन, जिसे हम लोग स्टॉप कोडॉन कहते हैं या टर्मिनेटिंग कोडॉन्स कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। यूएए होता है, यूजीए होता है और यूएजी होता है। और अगर प्रारंभक की बात करें तो यहाँ पर इनिशिएशंस में आपका जो है एयूजी आता है, जिसे हम लोग डबल फंक्शन वाले यानी कि दोहरे कार्य वाले जेनेटिक कूट कहते हैं।